everyone, this is Prisha Kafaria. Welcome back to my channel. So आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को इतनी अच्छे से समझेंगे कि आपको हर चीज़, हर एक छोटी से छोटी डिटेल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. लाइफलाइन नाम सुन के ही दिमाग में क्या आता है? यही आता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, है ना, बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होगी. तो सही आता है आपके दिमाग में. लाइफलाइंस मतलब यही होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अच्छा, बात की जा रही है नेशनल इकोनॉमी की. नेशनल मतलब क्या होता है? अगर हम किस नेशन में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है. और इकोनॉमी मतलब जो मनी से रिलेटेड, जो हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस होता है, उसको हम किस तरह से बाय सेल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, दैट ऑल इकोनॉमी में आता है. तो हमारे इंडिया के जो इकोनॉमी है उसको बनाए रखने के लिए, मतलब उसका डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ें लाइफ की तरह होती हैं, एकदम लाइफ लाइन्स की तरह होती हैं, बहुत एसेंशियल होती हैं, तो वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो लिखा है कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन और फिर उसका प्रोडक्शन होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, इसे ही हम कंट्री के डेवलपमेंट, यही चीज़ें जो होती हैं वो कंट्री का डेवलपमेंट आगे बढ़ाती हैं. ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हुई, कॉटन है, कॉटन को हमने तोड़ा, सबसे पहले प्लकर्स होते हैं, कॉटन प्लकर्स होते हैं, है ना. तो क्या हुआ, कॉटन को तोड़ा, उसके बाद में फिर हमने उसको यार्न में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको शर्ट में कन्वर्ट किया, कॉटन शर्ट जो है वो बनाया. तो मतलब गुड्स का प्रोडक्शन तो हो गया. अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको सर्विसेज, दूसरे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है. तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ाती हैं. अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक अलग अलग छोटे छोटे विलेजेस थे और वहाँ पर एक ही विलेज में लोग रहते थे. ऐसा बहुत कम हो पाता था कि उनकी पूरी लाइफ टाइम में वो अपने विलेज से बाहर निकले, क्योंकि सारे काम उनके विलेज में ही हो जाते थे. उनके विलेज में शॉप्स थी अलग अलग, जो भी उनको चीज़ें खरीदनी होती थी, उनके सारे रिलेटिव्स, उनकी पूरी फैमिली एक ही विलेज में रहा करती थी. लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, एक पूरा वर्ल्ड एक विलेज की तरह बन गया है. विलेज की तरह बन गया, इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग जगह रहते हैं, एक ही फैमिली के लोग अलग अलग जगह रहते हैं. फिर चाइना की चीज़ इंडिया में भी मिल जाती है. हमें अलग अलग ब्रांड्स जो होती हैं, अगर हम हमारे घर के पास की शॉप में देखें, है ना, तो इंडिया दूसरी दूसरी कंट्रीज की कितनी सारी ब्रांड्स जो होती हैं, उनकी कंपनीज जो होती हैं, अलग अलग चीज़ें जो है वो हर जगह, मतलब हमारी किसी भी शॉप में भी मिल जाती है, इंडिया की किसी भी शॉप में भी मिल जाती है. तो ये चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का, है ना. तो अभी यही बताया गया है कि टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज. एक बड़ा सा विलेज बन गया है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. और ये किस कारण से बना है? विद द एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट जैसे कि एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. ट्रांसपोर्ट में अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स आ जाते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट आ जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, और भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है, इसमें हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट्स भी पढ़ेंगे. अभी इसके बाद में फिर हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और लास्ट में हम ट्रेड पढ़ेंगे, टूरिज्म पढ़ेंगे, ट्रेड पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है. सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स. कभी भी किसी चीज़ का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो 3 जगहों से हो सकता है. या तो वो एयर से ट्रांसपोर्ट होके आएगा, या फिर वो वाटर से शिप के थ्रू आएगा, या फिर वो लैंड से ही किसी बस के थ्रू, किसी ट्रक के थ्रू आ जाएगा. ठीक है, जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा, आप कभी हाईवेज पे जाते हो तो ट्रक्स में बड़ी बड़ी पीछे गाड़ियाँ भरी हुई रहती हैं. ठीक है, बहुत सारी बाइक्स लगी हुई रहती हैं, एक्टिवास लगी हुई रहती है. तो ये क्या करती है, ये शोरूम्स तक ले जाती है उनको. ठीक है, और फिर वहाँ से वो सेल होती हैं. तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के 3 माध्यम होते हैं. ठीक है, बाय एयर, बाय वाटर एंड बाय लैंड. आया समझ में? आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर लिखा है कि बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. सेम चीज़ लिखी है. पहले बात करते हैं रोडवेज की. ठीक है, रोडवेज आपको पता ही है, जो रोड के थ्रू हम ट्रैवलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोडवेज. ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन इट. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के सबसे बड़ी लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कहाँ पर है? इंडिया में ही है. सो फॉर दिस वी शुड बी प्राउड ऑन अ कंट्री. ठीक है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर्स, मतलब एक बेसिक यूनिट भी दी है, इतनी किलोमीटर्स तक का हमारे इंडिया में नेटवर्क है. किसका? रोड नेटवर्क है, और लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है. द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट इज मेंशन बिलो. देखिए, हमेशा ये देखिए आप, रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना, हमेशा रेल ट्रांसपोर्ट से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अच्छा, क्यों प्रेफर करते हैं? चलिए देखते हैं.
पहला रीजन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस में हमें क्या करना पड़ता है, रेलवे लाइंस स्टील की बनी हुई होती हैं, ठीक है, बहुत हार्ड होती हैं, मेटल से बनी हुई होती हैं, तो दैट नीड्स मच कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट उसका, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट उसका बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड बनाने में इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लगता। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विथ कंपैरिजन विथ रेलवे लाइंस उससे तो कम ही होता है। सो द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइंस। ये पहला रीजन हो गया। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है, roads can cover more geographical harder locations that cannot be done by the railways बड़े बड़े माउंटेन्स और फिर वैलीज, वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकती, तो उसकी उन जगहों पर रोड्स होती हैं जो कि एकदम, आपने देखा होगा, आप कहीं अगर मनाली शिमला इस जगह पर गए होंगे तो आपने देखा होगा बड़ा सा माउंटेन है और उसके आसपास पूरी तरह इस तरह से रोड्स बनी हुई है, गोल 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 गोल, ठीक है, तो आपको चक्कर भी आ जाते हैं जब वहाँ से बस निकलती है। लेकिन रोड्स जो होती हैं वो बड़े बड़े माउंटेन्स, वहाँ पर भी रोड्स बनाई जा सकती है, लेकिन रेलवे लाइन्स वहाँ पर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस कारण से रोड्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, यही चीज़ है, सेम चीज़ लिखी है कि अगर आप हिमालयाज की बात करें तो वहाँ पर भी रोड्स ही हैं। फिर रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, पैसे भी आपको, मतलब आपने देखा होगा कभी आप बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट करते हो किसी भी कार से, अपनी कार से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको स्टॉप आता है, वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ वहाँ पर लिए जाते हैं। अगर अपन रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पर पर्सन फिर बहुत सारा कॉस्ट लगता है। तो इस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, यहाँ पर मतलब इकोनॉमिकल है कि आप अपना मतलब अफोर्डेबल है, ठीक है, किसी के लिए भी अफोर्डेबल है। अगला है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस किस तरह से, आप जोमेटो से कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो घर में, ठीक है, आधे घंटे में तो आई जाती है घर, है ना, रोड के थ्रू ही आती, प्लेन के थ्रू तो आती नहीं है ना। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अब लास्ट वाला है रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स लिंक्स बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर्स एंड सी पोर्ट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना रहता है, अगर आपको एयर ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो भी आप रोड से ही जाते हो ना। वाटर ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो भी पानी जो होगा वो रोड के बाद ही होगा ना, तो आपको रोड से ही जाना पड़ेगा पानी, मतलब अगर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो। सेम वे अगर आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट करना है, रेलवे स्टेशन तक जाना है तो भी रोड से ही जाना पड़ेगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट लिंक प्रोवाइड करता है रेलवे स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए। आया समझ में? सो इस कारण से रोड ट्रांसपोर्ट जो है रेलवे ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा प्रेफरेबल है और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है। अच्छा, हमारे इंडिया में रोड जो अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाइड है, जैसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अच्छा, ये क्या है, देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो होता है, यहाँ पर मैं आपको फोटो भी दे दूंगी मैप की, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 सिटीज़ हैं, 4 मेगा सिटीज़ हैं, वी कैन से मेगा सिटीज़, क्यों, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इन चारों को एक बार मिला के तो देखो, देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और इसी कहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज कनेक्टिंग इंडियाज 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नेमली दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। These railway projects are being implemented by NHAI। NHAI is what? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना इसको, ठीक है। तो इस कारण से क्या ऑब्जेक्टिव है कि चारों बड़ी बड़ी मेगा सिटीज जो हैं वो कनेक्शन में रह सके, है ना, अगर ट्रांसपोर्ट वहाँ पर इजी हो सके। दैट इज वाई ये 4 मेगा सिटीज को कहा गया है, इनके रोड, इनमें जो रोड लगी हुई है इसको कहा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा, ठीक है। आया समझ में? अब आते हैं हम दूसरे टाइप के रोड क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। रोड्स आर क्लासिफाइड कहा था ना, तो रोड क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। दूसरा रोड क्लासिफिकेशन है नेशनल हाईवेज। इसमें क्या होता है, द नेशनल हाईवेज आर अ नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स दैट आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये भी ध्यान रखना है। और द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। ओके, नेशनल हाईवेज क्या होता है, अगर सिंपल डेफिनेशन बताई जाए तो जो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करता है। एक्सट्रीम पार्ट्स मतलब अरुणाचल प्रदेश का इंसान गुजरात आ सकता है, गुजरात का इंसान जम्मू एंड कश्मीर जा सकता है, जम्मू एंड कश्मीर का इंसान कन्याकुमारी आ सकता है, श्रीनगर जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वर्ल्ड नहीं, इंडिया की बात हो रही है, तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है, चाहे उसको फिर कहीं पर भी जाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं भी जाना हो तो वो नेशनल हाईवेज के थ्रू जा सकता है। अच्छा, इसको ले और मेंटेन कौन करता है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। और पहला नेशनल हाईवे नंबर 1 भी आ सकता है, विच इज शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि दिल्ली और अमृतसर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवेज हो गया। अब आते हैं स्टेट हाईवेज पे। स्टेट हाईवेज नाम से ही पता चल रहा है भाई, स्टेट को कनेक्ट करता होगा। तो रोड्स
लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, मेगा सिटीज होती हैं, मेजर सिटीज होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश की मेजर सिटी कौन सी है? इंदौर है, भोपाल है। तो इस तरह की मेजर सिटीज अलग अलग राज्यों की होती है, अलग अलग स्टेट्स की होती है। तो उन्हें कनेक्ट कौन करता है? स्टेट हाईवेज के थ्रू वो कनेक्ट किए जाते हैं। जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहता है उससे पूरा स्टेट कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट हाईवेज। इसे कौन ले और मेंटेन करता है? कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है, इसको करता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। इसको एसपीडब्ल्यूडी मत बोलना, इसको पीडब्ल्यूडी ही बोलना, ठीक है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आते हैं अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं? जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती हैं। इंदौर को भोपाल से, भोपाल को जबलपुर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने वाली कौन सी रोड होती है? डिस्ट्रिक्ट रोड होती है। ये रोड को जिला परिषद मेंटेन करता है, ठीक है। आते हैं अगली रोड पे। अदर रोड्स मतलब जो रूरल रोड्स होती हैं, जो विलेजेस को कनेक्ट करती हैं, विलेजेस में भी एक्सट्रीम पार्ट विलेजेस को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। आजकल तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण बहुत सारे विलेजेस में सड़कें बनने लग गई हैं और बहुत प्रगति हुई है नरेंद्र मोदी जी के कारण। तो यही बताया गया है कि अब दूसरी रोड्स भी बनने लगी हैं, रूरल रोड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब आते हैं बॉर्डर रोड्स की बात करी जाए तो बॉर्डर रोड्स मतलब जो इंडिया की बॉर्डर पर जो रोड्स होंगी उन्हें बोलेंगे बॉर्डर रोड्स। और वो इस प्रकार की बनाई जानी होगी कि बाहर से कोई भी अगर हमारे ऊपर हमला करे तो बस मतलब वो चीज़ ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाकर उन्हें रोड बनानी होगी। तो कौन करता है ये? BRO कौन करता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप ब्रो करके भी याद कर सकते हैं। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960 में बनाया गया था ताकि रोड्स का डेवलपमेंट हो सके ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, ठीक है। मतलब नॉर्दर्न मतलब ऊपर, नॉर्थ तो पता ही है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न तो उन जगहों में, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब, ये वाली जगहों में जो रोड्स बनने के लिए है वो कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बॉर्डर रोड्स बनाता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है। अब इसमें भी रोड्स हैं अलग अलग चीज, बॉर्डर रोड्स में भी रोड्स क्लासीफाई की जाती है। जैसे कि एक है मेटल रोड्स। मेटल रोड्स क्या होती है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, मेटल रोड्स जो कि मेटल से बनी होगी, सीमेंट से बनी होगी, कंक्रीट या फिर बिटुमेन ऑफ कोल का ही एक पार्ट है, तो उससे बनी होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? मेटल रोड्स बोलेंगे। अब मेटल रोड्स मेटल से बनी है तो ऑल वेदर रोड है ना, हर वेदर में चल सकती है, रेनी सीजन में खराब नहीं होगी, समर सीजन विंटर सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर अनमेटल्ड रोड होगी मतलब मड से, सैंड से, इन चीज़ों से बनी होगी तो वो तो रेनी सीजन में खराब हो जाएगी। और इस कारण से मतलब ये दो कैटेगरीज बताइए बॉर्डर रोड्स में भी। इन दोनों कैटेगरीज को ध्यान रखना। हो सकता है 2 मार्क का डिफरेंशिएशन आ जाए क्योंकि 2 मार्क्स का ही 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स का ही सोशल का पेपर आने वाला है। तो 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन आ जाए कि मेटल रोड्स अनमेटल्ड रोड्स में डिफरेंशिएशन करो। दो डिफरेंशिएशन बता दिए, कौन सी रोड किससे बनती है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि ये क्या ऑल वेदर रोड है कि या फिर ये रेनी सीजन में विदाउट यूज, कोई यूज की नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया रोडवेज, अब हम आते हैं रेलवेज पे। पहले हम सारी ट्रांसपोर्टेशन की चीजें कंप्लीट करेंगे, फिर हम आएंगे कम्युनिकेशन पे, ठीक है। तो अगली चीज है रेलवे। रेलवे को बोला जाता है दे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग ह्यूज लोड्स एंड बल्की गुड्स फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंसेज इन इंडिया। इंडिया में अगर हमें जैसे हमें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाना है, मध्य प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश से गुजरात या फिर गुजरात से मध्य प्रदेश, कहीं पर भी जाना हो, हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, हम बुक कराएंगे ट्रेन और ट्रेन में मस्त सफ़र करेंगे, ठीक है। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट्स जो होती हैं, हमारा इतना सारा सामान हम लगेज लेकर आते हैं, हमारे कपड़े लेकर आते हैं, बड़े बड़े सूटकेसेस लेकर आते हैं, तो ये बल्कि सामान जो है, ये उठाने की कैपेसिटी जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट्स में होती है ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं यूज़ किया जाता है कि आपके 4 कदम पे वहाँ पर किराना का स्टोर है, आपको रेलवेज मिलेंगे वहाँ पर, नहीं, इतना भी शॉर्ट नहीं, लंबा डिस्टेंसेस के लिए रेलवेज को यूज़ किया जाता है। रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन कंट्रीज इकोनॉमी। ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी में इसका भी मेजर रोल है, क्योंकि अगर ये रेलवेज नहीं होते, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स रेलवेज इंडिया में लेकर आए थे, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट।
उनने बहुत सारे बुरी चीज़ें भी करी है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए उस कंट्रोवर्सी में ना पढ़कर हम फिर से यहाँ पर आते हैं कि रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट कंट्रीज इकोनॉमी। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टन प्रॉब्लम्स। रेल ट्रांसपोर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको बताया था रेल ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट में जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो मैं आपको बताया था कि बड़ी बड़ी स्लोप्स पे रेलवे ट्रांसपोर्ट्स नहीं बन सकती हैं। फिर जब ब्रिजेस बनाए जाने होते हैं तो वहाँ पर भी रेलवे ट्रांसपोर्ट को नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो उसके अंदर वो नहीं आने देते हैं रेलवेज को। फिर हिमालय माउंटेन्स के बारे में बता दिया था। और इसी तरह से रेलवे लाइन सैंडी प्लेन्स डेजर्ट्स में भी थोड़ी आ सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण फिर से रेलवेज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और अगर आपको आए डिसएडवांटेज लिखने को तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट लिख दीजिए। 5 नंबर का है, चारों लिख दीजिए। एक इसमें से तीसरा पॉइंट बड़ा है तो इसको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट चलिए कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम पाइपलाइंस पे। पाइपलाइंस क्या होता है? देखिए, पाइपलाइंस एक नया वर्ड है जो कि आप इसी साल सुन रहे हैं। इसके पहले आपने नहीं सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने हो सकता है सुना भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। देखिए, पाइपलाइन नेटवर्क जो है पहले के समय में इसे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था। वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी के समय में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, यहाँ इन जगहों पर, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज इन जगहों पर, फिर बिग थर्मल पावर प्लांट्स का पर, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन चीज़ों का। सॉलिड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पहला है फ्रॉम ऑयल फील्ड टू आसाम टू कानपुर, ठीक है, टू अपर आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश में। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। और तीसरा है फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। देखिए, ये 3 बस इतने छोटे छोटे से पॉइंट्स लर्न कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक जगह ये हर एक जगह से जहाँ जहाँ पाइपलाइन जाती है वो हर एक जगह लर्न करें, ठीक है, लेकिन बस इतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए। अब आते हैं वाटरवेज पे। तो वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो नहीं आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद रखिए कि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर भी कभी भी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? वाटर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत कम पैसे लगते हैं। दे आर मोर सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। अगर रेलवे ट्रांसपोर्ट की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी हैवी एंड बल्की गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हैवी एंड बल्की गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और ये फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोल्यूशन नहीं होता है। सो दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब कुछ नेशनल वाटरवेज की बात कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 क्या है? ये गंगा रिवर है, जो कि इलाहाबाद और हल्दिया जगह है दोनों। इन दोनों के बीच में जो गंगा रिवर है ना, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो सदिया और धुबरी नाम की जगह पे, इन दोनों जगहों के बीच में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है वो वेस्टर्न कोस्ट कैनाल पे है केरला में। केरला के वेस्टर्न कोस्ट कैनाल पे ये नेशनल वाटरवे नंबर 3 है। चौथा वाटरवे जो है वो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलॉन्ग विथ ककीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स। तो कुछ जगहों पर जैसे गोदावरी, कृष्णा रिवर्स और ककीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स, यहाँ पर जो ये कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, तो इनके स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस जो हैं वो नेशनल वाटरवे नंबर 4 में आते हैं। 5वां जो है वहाँ पर भी स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस हैं कुछ, रिवर ब्राह्मणी के अलॉन्ग विद मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना, जैसे कि इसमें आप ध्यान रख सकते हो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विथ रिवर मताई, बस इतना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह के 5 नेशनल वाटरवे है, और हैं इनलैंड वाटरवेज जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि मांडवी, जुआरी, फिर कंबरजुआ, सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। इन वाटरवेज से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन ये इनलैंड है। ये नेशनल वाटरवेज की हमने बात करी, 5 नेशनल वाटरवेज की बात करी, और ये इनलैंड है, ठीक है। अब देखिए, वाटरवेज की बात की है तो हम ये भी देख लेते हैं कि सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर ये वाटरवेज होता है, ठीक है। तो हम
बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं ऐसे तो इंडिया में, लेकिन कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं वो भी बहुत सारे, आप देख के मतलब चौंक जाएंगे, लेकिन हाँ इतने तो आपको पता होने चाहिए, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कम से कम 5 को तो सबसे इंपॉर्टेंट बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, इन 11 हैं टोटल, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सब पे नज़र मार लीजिएगा पहले एग्जाम के पहले, ठीक है, जस्ट पहले। लेकिन कुछ 5-6 मैं आपको बता दूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेजर सी पोर्ट्स, India's trade with foreign countries is carried from the ports. There are 2 major and 200 notified. देखिए क्या बोला गया है, 2 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स है। ठीक है, वैसे ये चीज़ आपकी बुक में गिवन नहीं होगी, है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप बस ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर लिस्ट दी है मेजर पोर्ट्स की इंडिया में। जैसे पहला है कांडला इन कच्छ, was the first port to be developed after independence. It is also known as the दीन दयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है वो बनाया था कच्छ में, कच्छ इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में कच्छ जो जगह है वो इंडिपेंडेंस के सीधे बाद। ठीक है, कराची वाला जो पोर्ट था वो हमारा पोर्ट था पहले, लेकिन पाकिस्तान जब पार्टीशन हो गया, इंडिपेंडेंस हमें मिल गई, पार्टीशन हो गया, तो वो कराची पोर्ट जो था वो चला गया, और इस कारण से हमने इंडिया में दूसरा पोर्ट बनाया बाय द नेम कांडला पोर्ट, कच्छ में है। इसे हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मुंबई। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। मुंबई को तो आप ध्यान ही रख सकते हैं कि मुंबई जो है वो एक बहुत ज़्यादा ही एक ऐसा बड़ा सा पोर्ट है जहाँ पर स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर मौजूद होता है। हार्बर मैंने बताया था, हार्बर आपको पता ही होगा, शिप्स जहाँ पर रहती हैं, दैट इज कॉल्ड हार्बर। तीसरा है मारमगांव पोर्ट, गोवा में है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। मारमगांव पोर्ट गोवा में है। इट इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट। आयरन ओर्स जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट, मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता चुकी हूँ मैं, तो एक्सपोर्ट कराने के लिए ये वाला जो पोर्ट है ये करता है। तो मारमगांव पोर्ट जो है जो वो करता है, क्या करता है, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, ये गोवा में है। चौथा है मैंगलोर पोर्ट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे मारमगांव पोर्ट और मैंगलोर पोर्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। लास्ट में देखिए मारमगांव में लास्ट में गांव आ रहा है, इससे आपको गोवा याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इट्स लाइक अ ट्रिक, तो ध्यान रखिए। और चौथा है मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट में ही लगा रहता है, मतलब ये भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट ही करता है। अगला है कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लंगून। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लंगून। अच्छा अब लंगून क्या होता है, तो देखिए लंगून एक छोटा सा स्मॉल वाटर बॉडी है जो कि एंट्रेंस पर होता है, मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही होता है, तो वहाँ पर एक छोटा सा वाटर बॉडी होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लंगून। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं ये अपना कोची हुआ। अब आते हैं टुटीकोरिन पोर्ट पे, ये है एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल बोला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। एक डीपेस्ट है, बहुत डीप में है ये वाला पोर्ट, और लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ठीक है, लैंड लॉक्ड मतलब हर तरफ इसके लैंड है और बीच में पानी है, दैट इज कॉल्ड लैंड लॉक्ड पोर्ट, और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है विशाखापट्टनम का। ठीक है, ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे तो आपको जानने को मिल रहा है। अगला है पैराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक पोर्ट है नोन एज पैराद्वीप पोर्ट। तो वो वाला जो पोर्ट है इट इज स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ये भी एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। देखिए मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर के अभी तक हमने 3 पोर्ट्स पढ़े। कौन कौन से पोर्ट पढ़े? एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर के लिए सबसे पहले हमने मारमगांव पोर्ट पढ़ा जो कि गोवा में है। फिर हमने पढ़ा मैंगलोर पोर्ट जो कि कहाँ पर है, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। अभी हमने पढ़ा पैराद्वीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। 3 पोर्ट्स पढ़े जो कि आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं कोलकाता, विच इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। एक मतलब बहुत ही हुगली रिवर कोलकाता में, वहाँ पर कोलकाता में हुगली रिवर है, आपने पढ़ा भी होगा। जूट टेक्सटाइल के टाइम पे मैंने आपको समझाया था, जब मैं जूट टेक्सटाइल समझा रही थी कि हुगली रिवर है वहाँ पर, और इस कारण से जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर बहुत सारा पानी है तो जूट को पानी की ज़रूरत भी होती है, तो वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है। उसी प्रकार जो वहाँ पर ये वाला जो रिवर है हुगली रिवर, वो वहाँ पर रिवराइन पोर्ट के लिए भी बहुत काम आता है। और कोलकाता पे इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था, इसके कारण कोलकाता के एकदम पास एक और पोर्ट बनाना पड़ा था जिसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट, विच वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट। सब्सिडरी पोर्ट मतलब कोलकाता ज़्यादा हो रहा है
तो हम उसके पास में बना लेते हैं, तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा काम, है ना। इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। आया समझ में? मेजर सी पोर्ट समझ में आ गए। अब बताती हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। मैंने समझाया तो अच्छे से है, एक बार फिर से इसको देख सकते हैं आप रिवाइंड करके, ताकि आपको फिर से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गए, रिवाइज हो जाए। चलिए, पहला कांडला, कांडला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कांडला इन कच्छ। और ये भी ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कांडला क्यों बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ द कराची, पार्टीशन हो गया था, सो वी लॉस्ट द कराची पोर्ट, ओके, इट वेंट इनटू पाकिस्तान एंड ये सारी कहानियाँ। तो पहला आता है कांडला पोर्ट, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका टूटीकोरिन पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, मारमगांव पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, गोवा वाला। उसके बाद में आपको कोलकाता हल्दिया, देखिए कोलकाता हल्दिया एक ही समझो इन दोनों को, क्योंकि हल्दिया को कोलकाता के बाद ही बनाया गया था, क्योंकि कोलकाता पे प्रेशर बहुत बन रहा था, तो इन दोनों को एक ही समझो। फिर ये इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम याद रखो, पैराद्वीप याद रखो। कुछ कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, चेन्नई याद रखने की जरूरत नहीं है, कोची याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंगलोर याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने तो याद ही रखो जितना मैंने आपको बताया। चलिए अब आप बात करते हैं हम एयरवेज की। एयरवेज को तो सभी पसंद करते हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, हम जयपुर जाके आए हैं, जोधपुर जाके आए, है ना, बहुत पसंद आता है एयरवेज तो बच्चों को। तो एयरवेज जो है, इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत कंफर्टेबल लगता है, खूब मज़े भी आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट में, और फास्टेस्ट भी है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज, है ना। Air travel has made access easier to the terrain areas. Obviously, रेलवे ट्रांसपोर्ट की डिसएडवांटेजेस क्या थे भाई, कि वो माउंटेन्स में नहीं जा सकते हैं, डेजर्ट्स में नहीं जा सकते, पर एयरवेज का तो ऐसा नहीं, वो तो उड़ के जाते हैं, तो वो किसी के भी ऊपर से निकल सकते हैं, है ना। तो वो डेजर्ट्स में भी जा सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश झारखंड के जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर भी एयरवेज ट्रेवल कर सकते हैं, लंबे लंबे ओशंस के ऊपर से भी ट्रेवल कर सकते हैं। देयर इज कोई भी डिसएडवांटेज तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब इंडिया का जो एयर ट्रांसपोर्ट बना वो कब बना, 1953 में। तो 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया था, इंडियन बोल दिया गया था। और एयर इंडिया जो है, इट प्रोवाइड्स, एयर इंडिया नाम की जो कंपनी है एयरलाइंस की, इट प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ही अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एयरलाइंस, एयर इंडिया। और अगर आपको बाहर जाना है ना, तो भी वो चीज़ें एयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है एयर इंडिया, ठीक है। अब पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड जो है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज। सेम वे आपका एयरवेज में सिर्फ एरोप्लेन ही थोड़ी ना आता, हेलीकॉप्टर्स भी तो आते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशंस टू इनएक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेन्स। तो ये आपको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए नहीं है, ये नेशनल गैस कॉर्पोरेशन है, ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं हिमालयाज़ की, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर ना ही ट्रेन्स होती हैं ज़्यादा, रोड्स तो होती हैं लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है। तो उनके लिए पैसे थोड़े से कम कर दिए जाते हैं क्योंकि एयरवेज थोड़े से एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, है ना, एक्सपेंसिव होते हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का जो अफोर्डेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, तो वहाँ पर वो चीज़ अफोर्डेबल होती है। तो ये उनको एक फैसिलिटी दे दी गई है, कहाँ पर, नॉर्थ में जो रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को। चलिए, तो इस प्रकार हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन पे। तो द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा। फिल्में तो बहुत पसंद है लोगों को। अच्छा, द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस। तो देखिए, इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जो पोस्टल नेटवर्क्स होते हैं ना, है ना, तो ये सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और क्या करता है, इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज, पार्सल्स हैंडल करता है। कोई आपके घर पे पार्सल पहुंचाने आ रहा है, पार्सल ले जाने आ रहा है, तो कौन करता है, पोस्टल नेटवर्क से तो करते हैं। एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, अगर आपको किसी को खत लिख कर भेजना है, लेटर लिख के भेजना है किसी को, ठीक है, तो वो भी यही करता है, यही जो ऑर्गेनाइजेशन है यही करता है। पहले में क्या दिया है, द फर्स्ट क्लास मेल इज एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ। अब देखिए, जो मेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास मेल, दूसरा होता है सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल जो होता है वो लैंड और एयर दोनों को कवर करते, लैंड पर भी ट्रांसपोर्टेशन करता, लैंड पर भी एक जगह से दूसरी जगह सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एयर में भी करता है। सेकंड क्लास मेल जो होता है
उसमें बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड होता है। और आपने देखा भी होगा कि आपने कोई सा भी लेटर लिखा, आपको उसको डालने जाना पड़ता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, तो वो आता है सेकेंड क्लास मेल में। अब आते हैं हम, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स। टेलीकॉम नेटवर्क्स मतलब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, फोन के थ्रू बात करना, ठीक है। तो एशिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया का। और STD दैट इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया हैज बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, जब स्पेस से कनेक्ट हो जाता है ना कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजियर। तो हर एक विलेज में, है ना, ये STDs का फैसिलिटी प्रोवाइड करना इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी रिवॉल्यूशनरी थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी थिंग है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उन पर तो बन ही सकता है, जैसे सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग पे आ सकता है, ठीक है, ये विलेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। अब बात आती है, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। मास कम्युनिकेशन जो है, मास मतलब क्या होता है, जो कि अधिकतर लोग, है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। इससे एंटरटेनमेंट, जैसे कि मूवी आती है कोई सी भी, है ना, तो मूवी टीवी पे आती है, बहुत सारे लोग देखते हैं उसको, है ना, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑल्सो। जैसे किसी नेशनलिज्म पे कोई मूवी आ गई, बहुत सारी मूवीज आती रहती हैं, तो नेशनलिज्म पे कोई मूवी आ गई तो लोगों में कितना अवेयरनेस हुआ, है ना। किसी सोशल इशू पे कोई मूवी आ गई, है ना, चाइल्ड रिमैरिज पे मूवी आ गई, सॉरी विडो रिमैरिज पे मूवी आ गई, चाइल्ड पे इन्फेंटिसाइड होता है, ठीक है, छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, जो फीमेल फीटिसाइड्स होता है, तो इन पे कोई अगर मूवी आ गई तो अवेयरनेस प्रोवाइड करता है ये, है ना, लोगों के बीच में। और ये अलग अलग नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू आते हैं। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर में कभी ऐसा कोई आर्टिकल आ गया, तड़कता भड़कता आर्टिकल, तो कितने सारे लोग अवेयर हो जाते हैं। फिर मैगजीन्स में, बुक्स में, फिल्म्स में। अच्छा, अब इंडिया का रेडियो चैनल आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस। आकाशवाणी बहुत पुराना एक रेडियो चैनल है इंडिया का, तो इसमें नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक, हर एज ग्रुप के लिए एक ना एक प्रोग्राम आता है। उसी प्रकार दूरदर्शन एक नेशनल टेलीविजन चैनल है और एक ऐसा चैनल है विच इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया का, वर्ल्ड का बोल रही हूँ मैं, इंडिया का नहीं बोल रही इस समय, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। देखिए, जब पुराने टाइम पे जब आप छोटे थे तो दूरदर्शन पे रामायण आया करती थी, बड़े बूढ़े लोग देखा करते थे, फिर कार्टून्स भी आया करते थे जो छोटे बच्चों को बहुत पसंद थे। तो दूरदर्शन पे हर एक एज ग्रुप के लिए हर एक चीज़ आया करती थी, इसलिए दूरदर्शन वॉज एंड इज द नेशनल टेलीविजन चैनल, और लोगों को ये अभी भी बहुत पसंद है, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पे तो रामायण महाभारत खूब देखी दूरदर्शन पे ही, तो इसलिए दूरदर्शन एक बहुत ही, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया पब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। देखिए, सोचिए 100 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में, डायलेक्ट्स मतलब क्या होती है, लैंग्वेजेस का एक छोटा पार्ट होता है, जो रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस को डायलेक्ट्स बोला जाता है। तो 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए जाते हैं। सोचिए कितना मतलब तरक्की पे है इंडिया, और प्राउड की बात है ना। चलिए, यही कम्युनिकेशन की चीज़ भी खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दैट इज अगेन रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन ओनली, कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड जो होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, ये चीज़ जो है बहुत बड़ी तरीके से ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में दी है, जाके वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से और क्लियर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत कम दिया है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, बस इतना ही दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड विच इज व्हाट, द ट्रेड अक्रॉस कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। इसे इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई इकोनॉमिक बैरोमीटर, क्यों कहते हैं? बैरोमीटर मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि चीज़ को बढ़ाता है, कोई सी भी चीज़ को बढ़ाता है। अब इकोनॉमिक बैरोमीटर लिखा है मतलब मनी को जो बढ़ाता है। तो जब आप दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं ना, तो प्रॉफिट लॉसेस इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। तो जिसका प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, उसकी कंट्री का भला होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है, आप किसी कंट्री एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना, ये आपको मैंने बताया चुकी हूँ मैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में। देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो। फिर द बैलेंस ऑफ ट्रेड
ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अच्छा, BOT, लोग इसको ना भूल जाते हैं, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। BOT है तो एक छोटी सी लाइन, पतली सी मतलब लाइन दी हुई है बीच में, पूरे पैराग्राफ में, पूरे पेज में एक लाइन दी हुई है, और अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस चीज़ के बारे में, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं आएगा यार, लेकिन इसको कर लीजिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब BOT, ये क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप कितना सामान आपके कंट्री से बाहर भेज रहे हो, कितना सामान इंडिया में ला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा सामान आ रहा है तो उसे बोलेंगे हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब आपका अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, मतलब आप अपनी कंट्री से ज़्यादा चीज़ें बाहर भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल BOT, ध्यान रखना। अब मैंने आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बता दिया था। अब हमारे इंडिया से जो कंट्रीज एक्सपोर्ट की जाती हैं उनमें इंक्लूड करते हैं जेम्स, फिर ज्वेलरी, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फिर ऐसी कमोडिटीज़ जो कि इंडिया में इंपोर्ट की जाती है, वो उसमें आते हैं पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बस यही चीज़ें थी, जो ये बस चीज़ें ध्यान रखना, एक्सपोर्ट क्या चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट क्या चीज़ें होती हैं इंडिया में। अब लास्ट टॉपिक बचा है विच इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म क्या होता है, जब आप किसी जगह पे ट्रेवल करते हैं, आप चाहते हैं कि आप मतलब कहीं पर भी अगर आप चाहते हैं, मनाली जाएं, आप गोवा जाएं, आप मुंबई जाकर देखें क्या चल रहा है वहाँ पर, तो दैट इज़ कॉल्ड टूरिज्म। आप जयपुर जाना चाहते हैं, आप मणिपुर जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं वहाँ पर क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, दैट इज कॉल्ड टूरिज्म। इससे क्या होता है, आप वहाँ पर जाते हैं, आपका नॉलेज तो ऑब्वियसली बढ़ता ही है, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपका नॉलेज ऑब्वियसली बढ़ता ही है। आप घर आते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को इतनी सारी चीज़ें बताते हैं उस चीज़ के बारे में, मतलब आपका नॉलेज कहीं ना कहीं तो बढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो टूरिज्म बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म जो होता है इट इज़ थ्रू द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो उसमें 15 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग एंगेज्ड है, पता है आपको। टूरिज्म इन इंडिया प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भावना आती होगी, हाँ यार ये जगह तो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, तो एक नेशनल इंटीग्रेशन वाली जो चीज़ होती है, नेशनलिज्म जो होता है वो एमर्ज होता है लोगों के अंदर। दूसरा होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं तो आप, ऐसा तो नहीं होता कि आप वहाँ पर मॉल में खरीदने के लिए चले जाते हैं, आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं होती कि कहाँ पर मॉल है, कहाँ जाना है, कहाँ ये करना है। आपको छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, आप वहीं पे से ही चीज़ें लेते हैं, तो चप्पल जूते ले लेते हैं, वहीं पे ही आप देखते हैं पॉट्स बन रहे हैं, मतलब आप वहाँ से लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को उनको सपोर्ट करते हैं, उनका जो ट्रेड होता है उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी अब बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो आसपास के छोटे छोटे चीज़ें, छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आप बड़े से मॉल में चले जाते हैं, वहाँ से खरीदारी करते हैं, नहीं, आप जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं या फिर कल्चरल परस्यूट्स, किसी कल्चर पे बेस्ड है ना, वहाँ पर ऐसी दुकानों पर आप चले जाते हैं, वहाँ की चीज़ें आप खरीदते हैं। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते हैं इस तरह से। और तीसरा है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया की कल्चर एंड हेरिटेज। मतलब इंडिया का जो कल्चर है, उसका हेरिटेज है, कोई फॉरेन से हमारे इंडिया में आ रहा है, कोई फॉरेनर आया है, वो ये देखेगा ना कि हाँ यार इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस, जिससे बात करो सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं भाई, कितनी दुकानें हैं, कितना कल्चर है, कितना ट्रेडिशन है, लोग कितनी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो उनको भी आकर डेवलपमेंट होता है ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का। और फॉरेन टूरिस्ट ये लिखा है कि वो इंडिया में विजिट करते हैं फॉर हेरिटेज टूरिज्म, है ना, फॉर इको टूरिज्म, फॉर एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर के बहुत शौकीन होते हैं तो इंडिया में एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी आते हैं, हिमालय बिगेस्ट माउंटेन, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं। फिर कल्चरल टूरिज्म, हमारे इंडिया में इतने मंदिर हैं भाई, इतने मंदिर हैं, लोग वहाँ पर फॉरेनर्स इंडिया में ट्रेवल करने आते हैं, भाई हमें मंदिर घूम के आना है इंडिया के। अगला है मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म। कुछ लोग बिजनेस MNCs जो होती हैं बिजनेस के लिए आती हैं कि हमें यहाँ पर सेटअप करना है प्रोडक्शन। चलिए, तो इस प्रकार से टूरिज्म जो है इट इज़ ऑल्सो एज अ ट्रेड ओनली, कि ट्रेड ही होता है, इसमें भी आप पैसे देते हो, पैसे आप कहीं पर भी आपको ट्रैवल करना होता है, आप पैसे देते हो ना, और फिर वहाँ पर भी आप खरीदारी करते हो। तो ये 3 चीज़ें एडवांटेजेस हैं टूरिज्म के। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
हाँ जी, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम है चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ना। टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो आप हर एक टॉपिक को पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है जो कि है सिविक्स का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। और फिर आपके पास सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, फिर आपकी तरफ से काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर उसको देखना है, आपको रिविजन करना है, आपको बुक्स की हर लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ पढ़नी है, ठीक है, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स. Also, please like, share and subscribe to the channel. Hit the bell icon to get all the notifications and updates. With that being said, this is Prisha Gafaria signing off.